नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आजकल हमारी चर्चा ग्रहों की महादशा और साथ ही साथ महादशा में अंतरदशा का कैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इस विषय पर चल रही है। प्रिय दर्शकों, मैं इस बात को पुनः दोहरा दूं कि जन्म कुंडली अध्ययन में ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए महादशा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जन्म कुंडली में ग्रह कितना बलवान है, इससे ज्यादा इस बात को देखिए कि उस ग्रह की दशा कब जीवन के किस काल में आपको प्राप्त हो रही है। एक उदाहरण से समझिए तो किसी की कुंडली में शुक्र बहुत बलवान है और शुक्र की दशा उसको प्राप्त हो रही है जीवन के 70वें वर्ष में। क्या मतलब है इस शुक्र की दशा का? इस शुक्र की दशा का कोई लाभ नहीं। यानी उस समय में न तो वो व्यक्ति भोग कर सकता है, न भोग लायक उसका शरीर है। यानी पूरी जन्म कुंडली को अगर समझना है, भली भांति उसके प्रभाव को समझना है, तो ग्रहों से भी ज्यादा जिन चीजों को समझना है, ग्रहों की दशा को। कल हमारी चर्चा सूर्य की को लेकर के हुई थी। प्रिय दर्शकों, मैं इस बात को पुनः दोहराना नहीं भूलना चाहता कि दशा का ये जो विषय है वो इतना व्यापक है कि केवल एक दशा के ऊपर ग्रंथ लिखी जा सकती है। एक मोटा किताब, लगभग 500-700 पेज का किताब बन जाएगा। सो सीधी सी बात है कि 10, 12, 15 मिनट के वीडियो में, एक वीडियो में इसको नहीं समेटा जा सकता। परंतु यहां ज्योतिष के जब मेरे दर्शक हैं, वो मेरे कार्यक्रमों को जो देख रहे हैं, लगभग ज्योतिष के जो विषय हैं उन पर 3-4 हजार जो वीडियोस बना चुका हूं मैं, उसको अगर आप लगातार देखते रहे हों, जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम अगर आप देखते रहे हों, जो बेसिक चर्चाएं हैं ज्योतिष की उसको आप समझते रहे हों, तो ये 10 मिनट का वीडियो भी आपके लिए काफी होगा इस विषय को समझने के लिए। बाकी मेरे जो नए दर्शक हैं वो ज्योतिष के कुछ और कार्यक्रमों को देखें, पहले समझें, फिर ये विषय भी आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह के दशा को, महादशा को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही पूरे जीवन में हमारे कारण है, बंधन और मोक्ष का। पूरी कुंडली चंद्रमा से प्रभावित होती है। वैसे तो हर ग्रह पूरी कुंडली को प्रभावित करता है, चंद्रमा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये मन का कारक है। इस ग्रह की ये समस्या है कि इसकी दशा को समझना है तो पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। क्योंकि कृष्ण पक्ष का है तो पाप ग्रह की दशा आपको देखनी है, शुक्ल पक्ष का है तो शुभ ग्रह की। इसमें भी ये देखिए कि चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है। कहीं चंद्रमा आपका अकेला तो नहीं है, कहीं पाप कर्तरी योग में, कहीं के मद्रुम योग से ग्रसित तो नहीं है, कहीं पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं। वैसे तो हम किसी भी ग्रह की दशा को देखते हैं तो उसे ये समझना होता है, लेकिन कम से कम इतनी ज्यादातर जो बातें हैं कि मद्रुम इत्यादि दुर्योग को, ये तो चंद्रमा के साथ ही लागू होता है। तो सबसे पहली बात कि आप यूं समझ लीजिए कि मैं जो बताने जा रहा हूं, ये मानकर के बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा कम से कम पीड़ित या ना के बराबर पीड़ित है, तो फिर समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो दशा है, विद्या, धन, मान, सम्मान, समाज में अनेक प्रकार से आपको सम्मानित कराने वाली होती है। और फिर यही अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है तो समझ लीजिए कि इसकी दशा कष्टदायी होगी, माता को कष्ट देगी, आपको मानसिक रूप से ग्रसित करने वाली है, नेत्र पीड़ा आदि की स्थिति बनाती है। प्रिय दर्शकों, आप आज के इस परिवेश में जितने भी डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को देख रहे हैं, और आप ये मान करके चलिए कि एक बड़ी संख्या है, जितनी आबादी है उस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिप्रेशन में जी रहा है। उसमें भी आज छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी डिप्रेस्ड हैं, और इस डिप्रेशन के पीछे कौन सा ग्रह काम कर रहा है? मन, चंद्रमा। अब इस चंद्रमा की बात अगर मैं करूं तो साधारणतः इस तरह से बात तो बन नहीं सकती। आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक है या अकारक, पहले तो ये जान लीजिए। यहां एक और बात क्लियर करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, ग्रह कारक हो अथवा मारक, ये बात कभी मत भूलिए कि हर ग्रह की दशा हमारे लिए, हमारे जीवन काल में अपनी एक विशेष महत्ता रखती है। मार्केस की दशा भी हमारे जीवन में विशेष महत्ता रखती है। मैं चलिए सबसे आखिरी पॉइंट कहता हूं कि चलिए मार्केस में मृत्यु ही हो गई, तो ये मृत्यु भी हमारे जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना कि ये जीवन।
मार्केस की दशा हमें हमारे जीवन काल में उन लोगों से हमारा परिचय कराती है जो हमारे लिए शत्रु के मित्र के का चोला ओढ़े हुए हैं और शत्रु के समान काम कर रहे हैं। मार्केस की दशा हमें हमारे जीवन काल में इतने ज्ञान दे जाती है जिसके बाद हम बहुत हद तक परिपक्व हो जाते हैं। तो याद रखिए कि ग्रह कारक है या अकारक, हर ग्रह की दशा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम सिक्के के जिस पहलू को अभी तक देखे हैं वो हमारे साइड में हो सकता है खराब वाला आज तक आया हो तो हम उसको खराब ही मानते रहे। हमेशा याद रखिए कि सिक्के के दो पहलू हैं। तो चंद्रमा की दशा को साधारणतया मैंने दो भागों में बांट करके समझाया कि अगर अच्छा है तो अच्छा प्रभाव और बुरा है तो कैसा प्रभाव। चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर धन धान्य की प्राप्ति कराने वाला होता है, यश लाभ कराने वाला होता है अगर चंद्रमा कारक है, राज्य मान सम्मान कराने वाला होता है, कन्या संतति की प्राप्ति कराने वाला होता है। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में अकारक है तो सीधी सी बात है कि मानसिक अशांति, माता को कष्ट, संतति को कष्ट दिलाने वाले होते हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट आ जाता है कि ये तो हम केवल एक मोटी दशा की बात कर रहे हैं, किस भाव के वो स्वामी हैं तो उस भाव से संबंधित भी चर्चा इसमें इंक्लूड हो जाती है। चंद्रमा में मंगल का अंतर सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला होता है, भूमि भवन की प्राप्ति कराने वाला होता है, जातक को ये विजयी बनाता है, जातक हर क्षेत्र में विजयी होता है। अब सीधी सी बात है कि चंद्र मंगल एक दूसरे के अति मित्र हैं और इनकी दशा अंतरदशा एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी होती है। गौर से समझिए कि अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह दोनों कारक भी हैं परंतु अच्छे किसी भाव में बैठे हैं, फिर से यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अकारक है तो मंगल भी सीधी सी बात है अकारक हो जाएगा, लेकिन ये किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तब भी आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कारक होकर के किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं या एक दूसरे से इनका संबंध षडाष्टक योग वाला है, छठे आठवें 12वें का संबंध है, तो ये फिर परेशानी देंगे। चंद्रमा में राहु का अंतर मानसिक अशांति, माता को कष्ट, राजकोप यानी कोर्ट कचहरी का चक्कर, अपमान की स्थिति। परंतु यही बात ध्यान रखिएगा कि राहु चंद्रमा का संबंध यदि कुंडली में 3, 5, 9, 10 या 11 का है, यानी जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें या 11वें भाव में राहु हैं तो फिर मानसिक अशांति तो तब भी होगी पर बहुत हद तक अच्छा फल भी होगा। जैसे कोई सरकारी आपका काम रुका हुआ है तो वो काम बनेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, यानी ये सब काम आपके बनेंगे। चंद्रमा में गुरु का अंतर आप जानते हैं बहुत बढ़िया है, धन प्राप्ति कराने वाला है, पुत्र लाभ कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला है, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। अब मान लिया जाए कि चंद्रमा और गुरु का संबंध खराब है आपकी कुंडली में, अगर चंद्रमा अकारक हुए तो गुरु भी अकारक हुए, तो अकारक हैं तब भी अगर एक दूसरे से ये चौथे 10वें के संबंध में बैठे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं थोड़ा जल्दी भी बता दे रहा हूं पर आप वीडियो को रोक करके एक बार सुन लीजिएगा, ये विषय बेहद गंभीर है। मान लीजिए कि चंद्रमा और गुरु आपकी कुंडली में अकारक ग्रह हैं, एक अकारक हुआ तो दोनों अकारक हो जाएंगे, परंतु एक दूसरे के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है। जैसे चंद्रमा गुरु एक ही साथ बैठे हैं, जैसे चंद्रमा गुरु का संबंध तीसरे 11वें का है, नवम पंचम का है, केंद्र का संबंध है, लाभ भाव से संबंध तीसरे 11वें वाला, तो इन सभी तरह के संबंध यानी षडाष्टक योग को छोड़ दें तो बाकी हर तरह से चंद्रमा गुरु का संबंध अगर आपकी कुंडली में कारक नहीं भी है पर षडाष्टक योग में नहीं है तो अच्छा प्रभाव देने वाले बनेंगे। चंद्रमा में शनि, अब जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, तो चंद्रमा शनि का संबंध क्या कराता है, विषयोग बनाता है, तो ये विषयोग महादशा में भी बनेगा, मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी, तो मूल फल मानसिक अशांति है। परंतु मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध तीसरे 11वें का है या नवम पंचम योग है या साथ ही साथ 10वें का संबंध बन रहा है केंद्र का, या फिर 11वें का संबंध तीसरे 11वें का संबंध बन रहा है, तो ये व्यवसाय में लाभ कराएगा, घर में घर के सुख या घर का सपना आपका पूरा कराएगा, कृषि योग्य भूमि आपको दिलवाएगा, तो ये यहाँ पर अच्छा है। लेकिन अब चंद्रमा यहाँ पर आपको देखना है कि आप जानते हैं चंद्रमा शनि का संबंध आपस में शत्रुता वाला है, मित्रता वाला नहीं है, विषयोग ये बनाते हैं। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में अकारक है, उदाहरण आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है तो यहाँ चंद्रमा अकारक है लेकिन शनि कारक है, गौर करिएगा शनि कारक है, परंतु चंद्रमा और शनि का संबंध आपकी कुंडली में षडाष्टक योग वाला है या एक दूसरे के साथ ही बैठ करके विषयोग बनाए हुए हैं, तो जब चंद्रमा में शनि का अंतर गुजरेगा तो कुछ काम तो आपके बनेंगे लेकिन मानसिक अशांति प्रचंड रहेगी अपने चरम पर, यह समझना है। चंद्रमा में बुध का अंतर, ये दोनों पिता पुत्र हैं, सूर्य शनि के समान ही एक दूसरे के शत्रु हैं, पर फिर भी इन दोनों का अंतर एक दूसरे में ठीक ठीक ही देखने में आता है। समाज में आदर दिलाता है, विद्या लाभ कराता है, ज्ञान वृद्धि कराता है, धन की प्राप्ति कराने वाला है, तो चंद्रमा में बुध का अंतर अच्छा है। अब चंद्रमा बुध एक दूसरे से षडाष्टक योग में हो तो थोड़ी सी मानसिक अशांति, त्वचाजन्य रोग,
पढ़ाई अगर भी छोटा बच्चा है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, छोटे मोटे रोग उसको लगातार होंगे, वाणी में उसके उटपटांग बोलने लगना, कड़वी वाणी बोलना, गाली गलौज करना इत्यादि देखने को मिलेगा। बड़ा है तब भी व्यक्ति गाली गलौज करने लगता है, तो ऐसा देखने में आता है। चंद्रमा में केतु का अंतर आप जानते हैं ये ठीक नहीं है, ये मानसिक अशांति, ग्रहण लगाने की स्थिति है। मानसिक अशांति, आकस्मिक धनहानि कराएगा, ट्रांसफर कराएगा, नौकरी में है तो हिंसक पशुओं से भय होगा, चोरी होगी, सर्प का भय बना रहेगा इत्यादि। फिर वही बात है कि चंद्रमा और केतु का संबंध भी देखिए 3, 5, 9, 10, 11 का है, तो मानसिक अशांति तो रहेगी पर कुछ हद तक लाभ भी होगा। मतलब एकदम सब हम खराब नहीं कह देंगे, कुछ हद तक अच्छा होगा। चंद्रमा में शुक्र का अंतर बहुत अच्छा माना गया है। चंद्रमा में शुक्र का अंतर स्त्री पुत्र अधिकार की प्राप्ति कराने वाला, नवीन घर की प्राप्ति कराने वाला इत्यादि, चंद्रमा में शुक्र के अंतर को बहुत बढ़िया माना गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जीवन में जब भी गुजरता है तो जातक को हर तरह से फुलफिल करता है, लाभ देता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं है या शुक्र कारक नहीं है तब भी चंद्रमा में शुक्र का अंतर अच्छा होगा अगर जन्म कुंडली में इनका संबंध बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे, जैसे मैंने गुरु के बारे में आपको समझाया, ठीक वैसे ही चंद्रमा में शुक्र का अंतर को समझ लीजिए। गुरु ज्ञान के तरफ से और शुक्र धन, सुख, ऐश्वर्य से संबंधित, ये सुख देंगे। लेकिन चंद्रमा में गुरु का अंतर भी बहुत अच्छा होता है, शुक्र का अंतर भी बहुत अच्छा होता है। अकारक हो, षडाष्टक हो तब भी छोटी मोटी परेशानियां, लेकिन अच्छा ही निकल जाता है। चंद्रमा में सूर्य का जो अंतर है, ये राज सम्मान दिलाने वाला, धन लाभ कराने वाला, घर का सुख दिलाने वाला और माता पिता का सहयोग दिलाने वाला होता है। परंतु चंद्रमा सूर्य का संबंध अगर जन्म कुंडली में षडाष्टक योग वाला बना हुआ हो तब तो भय, अज्ञात भय दिलाने वाला, पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कराने वाला, माता पिता के बीच बैर कराने वाला, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। एक मानसिक अशांति, एक मानसिक तनाव सदैव आप व्याप्त अपने जीवन काल में पाएंगे, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। आशा करता हूं कि दूसरे दिन का ये जो वीडियो मैंने बनाया, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने महादशा को भली भांति समझा। फिर से एक बार और समझ लीजिए, ये जितने भी पॉइंट मैंने समझाए हैं, एक बार में आपको इतना ही समझना है कि आपकी कुंडली में जितने भी अंतर में गुजरने वाले ग्रह हैं वो एक दूसरे से किस भाव में बैठे हैं, एक। दूसरा, वो दोनों आपस में नैसर्गिक मित्र हैं या शत्रु, ये ध्यान में आपको रखना है, 2। और तीसरा, अगर ये दोनों आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं भी हैं परंतु बैठे एक दूसरे से ऐसे भाव में हैं, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया कि अगर जैसे चंद्रमा शुक्र एक दूसरे कैटेगरी में नहीं आते, जरा गिनिएगा, मैंने कैटेगरी वाइज समझाया था कि कौन मित्र किस कैटेगरी में आता है। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये एक कैटेगरी में है, बुध शुक्र शनि राहु ये एक कैटेगरी में है। तो अब अगर देखें तो चंद्रमा और शुक्र अलग अलग विभाग में हैं, पर फिर भी इन दोनों का अंतर ठीक होगा। अगर कुंडली में किसी एक दूसरे से अच्छे भाव में बैठे हों, एक साथ चंद्रमा शुक्र हो, या चंद्रमा शुक्र का तीसरे 11वें का केंद्र का संबंध हो, नवम पंचम योग हो, लाभ तीसरे 11वें का संबंध हो, तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। तो आशा करता हूं आपने चंद्रमा की दशा को समझा। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा की दशा में आप बहुत मानसिक अशांति देख रहे हैं क्योंकि चंद्रमा नीच है या किसी और तरह से पीड़ित हो रहा है, डिप्रेशन में है। सरल उपाय, माता का सम्मान, रात्रि में बहुत देर तक न जगना, शिव जी की आराधना करना, प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपको चंद्रमा का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, उसमें कमी आ जाएगी, आपको राहत मिल जाएगा। तो ये जो भी मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, आप इसे अपनी दिनचर्या से जोड़ लीजिए, बाकी चंद्रमा की दशा भी आपको लाभप्रद हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।